नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असामान्य आणविक द्रव्यमान, है ना। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं वांट हाफ गुणांक, अर्थात ये है आपका आई, इसको पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि वांट हाफ गुणांक क्या है और वांट हाफ का तनु विलयन सिद्धांत क्या है। वांट हाफ का तनु विलयन सिद्धांत है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर करवा रखी है, और आज हम लोग पढ़ने वाले वो है वांट हाफ गुणांक, ओनली फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर बोलते हैं उसको, है ना। उसको हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आई की तरह से, है ना। अब हमको मेन पॉइंट में जाना है किसमें, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट हाफ गुणांक में, ठीक है। ये अलग अलग है। तो असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है, इसको समझने के लिए एक चीज़ तो आपको क्लियर होना चाहिए, क्या कि आणविक द्रव्यमान क्या है ना। ये निकालना भी आता होगा आपको, जैसे कि CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालो, है ना, तो आ जाता है ना। इसका द्रव्यमान निकालना है, परमाणु द्रव्यमान निकालना है, इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है, और सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है ना। वो तो आपको आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब असामान्य आणविक द्रव्यमान को समझने के लिए आपको एक चीज़ और क्लियर करना पड़ेगा, वो है आपका अणुसंख्यक गुण। ये मैंने बहुत ही पहले आपको समझा रखी है, पिछले वीडियो में जाकर देखिए अणुसंख्यक गुण क्या है करके, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा दृष्टांत दे देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ आए, कोई दिक्कत ना हो आगे, है ना। ओके, तो सीधा पहले पॉइंट में चलते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास मान लो जाए एक विलयन है। कौन है, विलयन। और विलयन में क्या होता है, एक विलायक होता है और एक होता है विलेय। ये 10 बार बोल चुके हैं हम लोग, विलेय और क्या है, विलायक। ओके, अब मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ आपको कि ये अणुसंख्यक गुण क्या है। ये जो विलेय है उस विलेय की संख्या, जैसे कि मैंने शक्कर मिला दिया, कुछ मिला दिया, तो मान लो जाए उसके कणों की संख्या, मान लो जाए ना, कणों की संख्या कितना है, 100, है ना। और उनकी प्रकृति, उनकी जो प्रकृति है वो है, माना जाए ठोस। क्या है, ठोस। चाहे वो क्या हो, द्रव, चाहे क्या हो, गैस। वैसे गैस की यूज़ नहीं करते ज़्यादा, है ना। तो ठोस और द्रव, इस विलेय की संख्या 100 है। मैंने 100 बोल दिया, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना ये सब। और दूसरा मैंने बोल दिया कि विलेय की प्रकृति क्या है, ठोस है ना। अभी बोल दिया मैंने, ठोस है। ओके, अब आपको ये क्लियर करना है कि अणुसंख्यक गुण क्या है। विलयनों के अणुसंख्यक गुण वे गुण हैं जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये जो विलयन है उस विलयन का अणुसंख्यक गुण वह गुण है जो कि विलेय की संख्या पर निर्भर करता है। देखो संख्या कितना बताया मैंने, 100, है ना कि उसकी प्रकृति पर। उसका प्रकृति ठोस द्रव क्या है उससे कोई मतलब नहीं। इस विलयन को, इस विलयन का जो अणुसंख्यक गुण है ना, उस गुण को केवल विलेय की संख्या पर निर्भर करता है। ये जिसका जो गुण है, अणुसंख्यक गुण है, किस पर निर्भर करेगा, विलेय की संख्या के ऊपर निर्भर करेगा। उसकी प्रकृति ठोस द्रव क्या है उससे कोई मतलब नहीं है ना। अब ये क्यों, इसको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं। मान लो जाए इस विलयन में विलेय की संख्या 100 है। विलेय की संख्या कितना है, 100 है। ओके, अच्छी बात है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो जाए विलेय के कणों की संख्या क्या है, 100 है। कितना है, 100। और अचानक इसमें से प्रत्येक कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मतलब प्रत्येक कण मतलब केवल 2 ही कण ना, 100 कण है। कितने कण हैं, 100 कण। उसमें से 2 कण आपस में चिपक जाते हैं, तो 2 चिपक कर कितना बनाते हैं, 1। मान लो जाए, इस बात को समझिए अच्छा से कि मेरे पास 100 कण है। क्लियर हो गया। 100 कण में से यहाँ पर 50 इधर ले लेते हैं और 50 इधर ले लेते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गया। 50 कितना हो गया, 100। अब एक जन है वो दूसरे के साथ जुड़ जाता है, ये दूसरा इसके साथ, ये तीसरा इसके साथ, ऐसे से जुड़ता है। तो कुल कणों की संख्या कितनी हो गई मेरे पास, केवल कितना हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया, 50। 100 था ना, तो 2 कण आपस में चिपक के 1 बन गए, तो 50 कण ही बचा। इससे क्या होता है कि विलेय की संख्या 50 हो गया, है ना। विलेय के कणों की संख्या 50 हो गया, और ये अणुसंख्यक गुण क्या हो गया, बदल गया। ठीक, क्यों, क्योंकि अणुसंख्यक गुण है विलेय के कणों पर निर्भर करता है। अब मान जाइए 100 है कण की संख्या। अब इस प्रकृति की तरफ देखते हैं, चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जरूरत ही नहीं है, समझे ना, ठीक है। मतलब ये विलयन क्या बोलता है कि ये संख्या पर निर्भर करता है। संख्या कम ज़्यादा होगा तो अणुसंख्यक गुण का मान भी कम ज़्यादा होगा। प्रकृति बदलता है तो कोई मतलब नहीं अपने को, ठीक है ना। तो ये समझाने वाले अलग अलग तरीके से समझाते हैं। ये मेरा तरीका था समझाने का। प्रकृति के आधार पर किसी दूसरी प्रकृति को भी बताते हैं वो लोग हैं, तो मैं प्रकृति बता दिया ठोस के बारे में। ओके, तो ये हो गया आपका अणुसंख्यक गुण।
क्लियर हो गया। तो विलयनों के अणुसंख्यक गुण वे गुण हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसकी प्रकृति पर। और दूसरी बात ये क्लियर करिए कि जो अणुसंख्यक गुण है वो संबंधित है आपके आणविक द्रव्यमान से। अब कैसे संबंधित होगा, किस तरह से दोनों में संबंध है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। आद्र लिखा हुआ मतलब क्या है, शॉर्टकट में असामान्य आणविक द्रव्यमान। ठीक, चलिए, यदि विलयन में विलय के अणुओं का वियोजन, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि 100 कण था तो 50 में हो गया, तो क्या हो, उसमें संयोजन हुआ। संयोजन मतलब जुड़ना। अब वियोजन, अच्छा वियोजन भी बता देता हूँ। मान लो 100 कण है और एक कण है वो 2 भागों में टूट गया, तो कितना कण हो गया, 200 कण हो गया। इंटेलिजेंट आदमी जानते हो, है नहीं। 100 कण है वो जुड़ गया, 100 कण है वो जुड़ गया तो कितना होगा, 50 कण हो गया। अगर 100 कण टूट गया तो कितना कण हो गया, 200 कण हो गया, है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया वियोजन क्या है और संयोजन क्या है, ठीक है ना। तो यदि विलयन में विलय के अणुओं का वियोजन हो या संयोजन की अवस्था में हो, तो यदि विलयन में विलय के अणुओं का वियोजन या संयोजन की अवस्था में हो तो विलयन में कुल कणों की संख्या बदल जाएगी। आपको बताया था 100 है, अगर संयोजन हो गया तो 50 हो जाएगा, वियोजन हो गया तो संयोजन हो गया तो 50 हो जाएगा, वियोजन हो गया टूट गया मतलब 200 हो जाएगा। मतलब उसके कणों की संख्या में क्या होगी, बदलाव होगा, सीधी बात, ठीक है ना। तो यदि विलयन में विलय के अणुओं का वियोजन या संयोजन की अवस्था में हो तो, है ना, विलय के अणुओं का वियोजन या संयोजन की अवस्था में हो तो विलयन में कुल कणों की संख्या बदल जाएगी। क्लियर हो गया। इसको और ज़्यादा बेटर करेंगे तो ऐसा रहेगा कि यदि विलयन में विलय के अणुएं वियोजन या संयोजन की अवस्था में हो तो विलयन में कुल कणों की संख्या बदल जाएगी और अणुसंख्यक गुणधर्म का मान परिवर्तित हो जाएगा। आपको बताया था मैंने कि अनुसंख्य लिखा हो ना, या अनुसंख्यक ही है, दोनों सेम है, ठीक है। तो अनुसंख्य या अनुसंख्यक गुणधर्म का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये तो मैंने शुरू में बता रखी है इसमें, है नहीं। अब आगे देखते हैं, अणुसंख्यक गुणों में परिवर्तन होने से विलय के आणविक द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन बोले तो विचलन, है ना। इस जगह एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं मैं, ध्यान देखिए तो, है ना। मान इसमें संयोजन हो रहा है या वियोजन हो रहा है। यदि विलयन में विलय के अणुएं वियोजन या संयोजन की अवस्था में है ना, या तो यह वियोजन होता है या तो संयोजन होता है, तो विलयन में कुल कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी और अनुसंख्यक गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। ये अब तो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब बात ये क्लियर करते हैं हम लोग कि अणुसंख्यक गुण अगर परिवर्तित होंगे, ठीक है, तो उस विलयन का आणविक द्रव्यमान में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्या बोला मैंने कि यदि अनुसंख्यक गुण क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, तो विलयन का भी कह सकते हैं, बट हम लोग बात कर रहे हैं विलय की। तो विलय है, उस विलय का आणविक द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा। ये बात को आप माइंड में रख लीजिए। अगर अणुसंख्यक गुण में परिवर्तन होता है तो विलय का आणविक द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा, अर्थात आणविक द्रव्यमान भी प्रभावित होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि अणुसंख्यक गुण का प्रायोगिक मान, अणुसंख्यक गुण का क्या, प्रायोगिक मान, है ना, तथा गणना से प्राप्त मान। देखिए, एक कैलकुलेट करेंगे वो वाला मान है, और प्रायोगिक मतलब ऑब्जर्वेशन वाला बोलते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं वो वाला मान, प्रायोगिक मान और गणना से मान। ठीक, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक नमक का घोल है, एक नमक और पानी का घोल है, और एक शक्कर और पानी का घोल है, 2 घोल है मेरे पास, ठीक है। अब ये 50% है ना, ये 50% है और ये भी 50% है। तो मैं गणना करूँगा, क्या करूँगा, इसका दोनों का गणना करूँगा, दोनों को जोड़ना है तो कितना परसेंट हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा, ठीक है, दोनों की मात्रा। अब ये गणना से प्राप्त हुआ, कैलकुलेट से प्राप्त हुआ। अब मैं रियल में इसको करके देखता हूँ, मान लो जाए ऐसे, है ना,
क्या बोलते हैं मिला के, तो माना जाए मेरे पास ये आता है 80%। ठीक है, क्योंकि इसमें भी विलायक में कौन है, जल है, इसमें भी विलायक में कौन है, जल है। विलेम कौन है, नमक है, और विलेम कौन है, शक्कर है। तो विलेम नमक और शक्कर है, लेकिन विलायक में दोनों में क्या है, जल है, इसलिए इसकी प्रतिशत कितना आ गई, 80% आ गई। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन वाला मान, और ये हो गया कैलकुलेट वाला मान। समझ आया आपको, ये कैलकुलेटर वाला मान हो गया, कैलकुलेट किए ना हम लोग, ठीक है, और इसमें ऑब्जर्व किया, मतलब सीधे प्रयोग करके देखे तो 80 आया अपने पास। ठीक है, तो 2 मान है अपने पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जो अणुसंख्यक गुण है उसमें परिवर्तन होता है ना, तो जो विलेय है उस विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है वो भी परिवर्तित होगा, अर्थात जो अणुसंख्यक गुण है उसका जो प्रायोगिक मान है और उसके गणना किए हुए मान है उसमें भिन्नता पाई जाएगी। जो अणुसंख्यक गुण के प्रायोगिक मान और गणना करने वाला मान में भी भिन्नता पाई जाएगी, अर्थात जो विलेय का आणविक द्रव्यमान है उसका प्रायोगिक मान और इसका गणना वाले मान, इनमें भी भिन्नता होगी। सीधी बात है कि नहीं। तो इसको देखिए ध्यान से, इसको लिखना नहीं आप, है ना, मैं समझाने के लिए बताया कि यदि विलयन में विलेय के अणुओं का वियोजन या संयोजन की अवस्था में हो, या विलयन में विलेय के अणुएं वियोजन या संयोजन की अवस्था में हो, तो विलयन में कुल कणों की संख्या बदल जाएगी। ओके, और अणुसंख्यक गुणधर्म का मान परिवर्तित हो जाएगा, है ना। अब अणुसंख्यक गुणों में परिवर्तन होने से विलयन के आणविक द्रव्यमान में भी परिवर्तन या कह सकते हैं विचलन हो जाता है। ठीक, यह विचलन अर्थात परिवर्तन आणविक द्रव्यमान की असामान्य आणविक द्रव्यमान की यह विचलित आणविक द्रव्यमान ही है यह विचलित आणविक द्रव्यमान ही असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। हर बुक में कुछ अलग अलग तरीके दिए रहता है, तो आपको ये मैं छोटा सा परिभाषा क्लियर करवा देता हूँ कि अणुसंख्यक गुण में परिवर्तन होने से विलेय के आणविक द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा, और यह परिवर्तित आणविक द्रव्यमान अर्थात विचलित आणविक द्रव्यमान ही असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, ओके। अब इनके 2 सिचुएशन होते हैं। क्या 2 सिचुएशन होते हैं, देखिए तो, कि मान लो जाए इसका मैंने क्या बताया था, अणुसंख्यक गुण है कब परिवर्तित होता है, जब उसमें वियोजन होता है और क्या होता है, संयोजन होता है। तो दोनों को पॉइंट को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं विलेय के अणुओं का संयोजन, विलेय के अणुओं का संयोजन। तो संयोजन पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वियोजन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो संयोजन बहुत सिंपल टॉपिक है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि आप अलग अलग बुक में पॉइंट्स अलग अलग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए विलेय के अणुओं का संयोजन, है ना, या तो उसको बोलते हैं संगुणन बोल देते हैं। ये संगुणन पॉइंट भी एकदम सिंपल सी टॉपिक है ना, मतलब कहा जाए यही सेम है, बट संगुणन लिख देते हैं तो समझ आते हैं कि विलेय के अणुओं का संयोजन, है ना। चलिए देखते हैं। तो जब किसी विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन होता है, संगुणन मतलब संयोजन, तो उनके कणों की संख्या में कमी हो जाती है। क्यों, मैंने बताया था भाई, अब बीच मेरे पास 100 कण हैं और 100 कण में 2 कण आपस में जुड़ गए तो कुल कितने कण हुए, 50 कण हुए ना। तो जब किसी विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन होता है तो उसके कणों की संख्या में कमी हो जाती है। ओके, ये हो गया विलेय के अणुओं का संयोजन। किसका है ये कारण, कहा जाए असामान्य आणविक द्रव्यमान के होने का कारण यही है। मतलब सीधी बात यहाँ पर लिखोगे थोड़ा से, आणविक द्रव्यमान कहलाता है, उसके बाद क्या लिखोगे, इस परिवर्तन या विचलन के निम्न 2 कारण हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण में। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग CH3COOH, ये क्या है मेरे को पता नहीं, है ना, आप बताना। ये एथेनोइक एसिड है, अर्थात एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना। तो एथेनोइक एसिड अम्ल को बेंजीन में विलय करने पर, बेंजीन, चलिए तो यहाँ जगह तो नहीं है, यहाँ पर बताया था मैं। ये देखिए, ये है आपका CH3COOH एसिटिक एसिड, और ये है आपका बेंजीन, है ना। तो CH3COOH अम्ल को बेंजीन में विलय करने पर, किस में विलय करने पर, बेंजीन में विलय करने पर वह हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण संगुणित होकर द्विलक बना लेते हैं। चलो अब समझते हैं एक चीज़ को, है ना। एकदम सिंपल सी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। देखना, मैं क्या बोला कि CH3 है, COOH है, ये आपका पास विलेय है ना जी, ये विलेय है। ओके, और इसको हम लोग डालते हैं बेंजीन में। यहाँ बेंजीन का सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये विलेय है, विलेय के कण है, मान जाए मेरे पास 100 CH3COOH है। ओके, 100 जने, है ना। अब मैं करता क्या हूँ, इसको
इनके 50 कण CH3COOH 50 और 50 CH3COOH, है ना, इधर 50 इधर 50, ठीक है। दोनों आपस में जुड़ जाते हैं फटाक से। कुल कणों की संख्या ये 50 और 50 कुल कितना था, 100 था। अब ये दोनों जने आपस में जुड़ जाते हैं। अब इन दोनों आपस में जब जुड़ जाते हैं तो इस विलेय के कणों की संख्या कुल कितनी बचती है, 50। बताओ अब विलेय के कणों की संख्या क्या हो गया, संयोजन हो गया, जुड़ गया, तो CH3COOH का संख्या कितना हो गया, 50 हो गया। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि CH3COOH की संख्या 50 होगी, जब ये जुड़ जाते हैं तब इसका बन जाता है द्विलक। क्या बोलते हैं उसको, द्विलक। ये 1 लक था, ये 1 लक था, अब दोनों जने क्या हो गए, जुड़ गए। सीधी बात यार, ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है, ठीक है ना, 2 गोला है। अब इसको मैं अटैच कर देता हूँ तो गोला की संख्या से बड़े हो जाएगी थोड़ा से, लेकिन आप सोचोगे ना कि ये बड़ा कैसे हुआ, क्योंकि एक गोला यहाँ से मिला, एक गोला यहाँ से मिला, दोनों गोला को मिला दिया जी, खत्म, ये बड़ा वाला गोला बन गया। मतलब ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड, और ये हो गया बड़ा वाला एसिटिक एसिड। मतलब क्या है, उसका एसिटिक एसिड का द्विलक हो गया, ठीक है। तो होता क्या है आपको बता दूं कि CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यही है CH3COOH। ये इसका ये अलग है मत बोल देना, ठीक है। अब बारे में आएगा समझ जाओ इतना। CH3 ये CH3 है, C और ये O लिखा है, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, और एक हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड के साथ, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड लेता है, 1 2 3 4 बॉन्ड लेता है, ठीक है। उसी तरह ये दूसरे का सूत्र भी ऐसे रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा, HO को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, C, और ये ऑक्सीजन है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है नहीं, और CH3 वही है, CH3COOH, यही मतलब है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये अपने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये एक एसिटिक एसिड है, ये दूसरा एसिटिक, दोनों जने आपस में जुड़ जाता है और कंप्लीटली वो बना लेता है क्या, द्विलक। क्या बनाता है, द्विलक। तो ये हो गया अब एक, दोनों जने मिलाकर हो गया एक। क्लियर हो गया आपको, तो ये हो गया आपका संयोजन, है ना। तो CH3COOH और अम्ल को बेंजीन में विलय करने पर वह हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण संगठित, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया था आपको, हाइड्रोजन था, है ना, संगठित होकर द्विलक बनाते हैं, जिससे विलयन में विलय के कणों की संख्या सामान्य अवस्था में प्राप्त होने वाली अणुओं की संख्या से कम हो जाती है बाबा, है ना, ठीक है। इससे अणुसंख्या गुण के मान कम प्राप्त होते हैं। क्यों, क्योंकि अणुसंख्या गुण किस पर निर्भर करता है, विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। इन मानों से आणविक द्रव्यमान की गणना करने से प्राप्त मान विलय के सामान्य आणविक द्रव्यमान से अधिक होगा, ठीक। मतलब आपको पता चल गया ना कि अणुसंख्या गुण बदल गया, मतलब आणविक द्रव्यमान भी बदलेगा। इन मानों से, ये अणुसंख्या गुण का मान है, इसी पर निर्भर कौन करता है, आणविक द्रव्यमान करता है। तो इन मानों से, इस अणुसंख्या गुण के मानों से, है ना, आणविक द्रव्यमान की गणना करने से प्राप्त मान विलय के सामान्य आणविक द्रव्यमान से अधिक होगा, ठीक है। ये हो गया आपका विलय के अणुओं का संयोजन। दूसरा हम चलते हैं विलय के अणुओं का वियोजन। देखिए, जब किसी विलयन में विलय के अणुओं का वियोजन होता है, मतलब टूटता है, तो विलयन में विलय के कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। विलय के कणों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये बात क्लियर करिए, है ना। अब एक चीज़ क्लियर करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि विलय के कणों की संख्या समान अवस्था से प्राप्त होने अणुओं की संख्या से कम हो जाती है। तो कम होती है, इससे अणुसंख्या गुण के मान में क्या होती है, कमी हो जाती है। अणुसंख्या गुण के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना, है ना। तो इस जगह आप लिख लेंगे, मैं लिख नहीं पाया यहाँ पर, कि विलयन में विलय के कणों की संख्या में वृद्धि होती है। विलय के कणों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ऐसे विलयन के लिए अणुसंख्या गुणधर्म का मान उच्च प्राप्त होता है ना। और इधर देखें तो इन मानों से आणविक द्रव्यमान की गणना करने से प्राप्त मान विलय के सामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या होता है, अधिक होता है। तो उसको लिखना है अपने को, कम होता है। तो इंटेलिजेंट बंदे हो आप, ये लिख सकते हो इधर को, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब हम लोग पॉइंट देखते हैं, उदाहरण कि NaCl का Na+Cl में वियोजित होने से NaCl का प्रेक्षित अणुद्रव्यमान है, NaCl का प्रेक्षित अणुद्रव्यमान है, वह वास्तविक मान का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये तो आपको क्लियर कर लेना है, एक बार रिपीट करके सुनिए जो मैंने बोला उसको, है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका असामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वांट हाफ गुणांक पे। तो वांट हाफ फैक्टर क्या है, इसको क्लियर करते हैं। तो सन 1886 में वांट हाफ ने एक गुणांक
ये गुणांक का चिन्ह है ना दिया, जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए एकदम सिंपल बात है। इसके द्वारा विलयन में विलेय के संयोजन या वियोजन की सीमा ज्ञात होती है। मैंने आपको बताया था कि विलयन में क्या होता है, विलेय होता है, और उस विलेय का या तो संयोजन होता है और या तो क्या होता है वियोजन, जो आपको मैंने अभी बताया है ना। अब उसको ज्ञात कैसे करना है, तो इसी वांट हाफ के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। संयोजन की कोटि और वियोजन की कोटि हम लोग ज्ञात करेंगे, इसका न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखिए आगे मैं जो छोटी छोटी बातों को बता रहा हूँ आपको ध्यान सुनना है ना। तो वांट हाफ गुणांक आई विलेय के सामान्य एक चीज़ बताता हूँ आपको, ध्यान सुनना। इस जगह एक पॉइंट एकदम क्लियर करना होता है आपको कि वांट हाफ गुणांक आई विलेय के सामान्य, या उसी को बोलते हैं हम लोग कैलकुलेटेड, क्या बोलते हैं कैलकुलेटेड, या तो बोलते हैं परिकलित, है ना। तो मैं आपको दो चीज़ के बारे में बताऊंगा, एक तो मैं सामान्य मान और एक तो बताऊंगा मैं प्रेक्षित मान। सामान्य मान मतलब जो हम गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और प्रेक्षित मान जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने इसको पिछले में और बताया मैंने कि मान लो जाए मेरे पास ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, इसका मात्रा 50 है और इसका मात्रा भी क्या है 50 है। ओके, इसको हम लोग दोनों जने, ये दोनों जने एक बेटे को, है ना, बेटा नहीं है रीजी, दोनों जने, है ना। अब तो इन दोनों को मिलाते हैं, मान लो जाए क्या करते हैं मिलाते हैं, तो ये दोनों जने मिल गया, तो इसका मात्रा कितना होगा 100 आएगा, है ना। 50 कितना आएगा 100। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग इसका कैलकुलेटेड मान, सामान्य मान, है ना। अब मान लो जाए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना, ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, इस पदार्थ की मात्रा 50, इस पदार्थ की मात्रा 50। अब इन दोनों जनों को जब मिलाते हैं, है ना, और उस पदार्थ को मिलने के बाद उसकी मात्रा में हमको प्राप्त हो जाता है 80, है ना। तो आप सोचो कि इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट किए, तब हमको क्या हुआ 100 प्राप्त हुआ। हमको कैलकुलेट करके पता चल गया कि 50 कैलकुलेट किया और 100 आ गया, ये सामान्य मान हो गया। अब हम लोग उसको प्रेक्षित करके देखें, मतलब कहा जाए प्रेक्षित नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देखें, इसको रियल में जब मिलाकर देखा गया तो उसका मान आ गया 80। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे अणुओं में हो गया होगा संयोजन, है नहीं, तब इसका मान 80 आ गया। तो इसको हम लोग देखें, अब ऑब्जर्वेशन किए हैं, है ना, मतलब अवलोकन बोलते हैं इसको, अवलोकन किए हैं, तो मान कितना है 80, तो ये इसको बोल देंगे प्रेक्षित मान बोलेंगे, इसको बोलेंगे सामान्य मान। मतलब हमको पता है, बिना हम इसको संयोजन किए हमको पता है कैसे, हमारे पास 50 तो बिना संयोजन किए हमको कैलकुलेट करके बता देना है कि 100 आया है। ठीक, अब इसमें हम लोग रियल प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो 100 नहीं आता, 80 आता है। चल क्या पता कि 100 भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कह सकता, है ना, कि 100 आ जाए, तो उसका कौन सा मान हो गया, प्रेक्षित मान हो गया। प्रेक्षित मान 100 आया ऐसा बोलेंगे, है कि नहीं, और सामान्य मान 100 आया बोलेंगे। बट प्रेक्षित मान कम ज़्यादा आते रहता है ना, क्योंकि प्रयोग में कुछ ना कुछ त्रुटि होती जाती है, या तो कभी कभी विलेय का अणु जुड़ जाता है, कभी कभी वियोजित हो जाता है, तो प्रेक्षित मान अलग अलग आता है, लेकिन कैलकुलेटेड मान एकदम फिक्स आएगा। क्यों, 50 कैलकुलेट करेंगे 100 आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका कैलकुलेटेड मान और ये हो गया प्रेक्षित मान। ठीक है, तो वांट हाफ गुणांक विलेय के सामान्य अर्थात कैलकुलेटेड परिकलित एवं प्रेक्षित द्रव्यमान का अनुपात होता है। प्रेक्षित अणु द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का क्या होता है, अनुपात होता है। कौन, वांट हाफ गुणांक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वांट हाफ गुणांक। वो क्या बोला, वांट हाफ गुणांक है विलेय के सामान्य एवं प्रेक्षित अणु द्रव्यमान का अनुपात होता है। अनुपात मतलब ये सामान्य हो गया और अनुपात हो गया वो प्रेक्षित हो गया। ये सामान्य मान कैलकुलेटेड मान और ये प्रेक्षित मान, इसका अनुपात है, अनुपात मतलब बटा, मतलब क्या हो जाएगा आपका सामान्य अणु द्रव्यमान बटा प्रेक्षित अणु द्रव्यमान। ये हो गया आपके पास पॉइंट, है ना। अब आगे देखते हैं, चूंकि किसी पदार्थ का अनुसंख्यक गुणधर्म, अभी क्या सुनते रहिए, ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं बताऊंगा तब समझ आएगा। ओके, गुणधर्म अणुद्रव्यमान अर्थात सामान्य अणुद्रव्यमान बोलेंगे, ठीक है ना। अणुसंख्यक गुणधर्म है वह अणुद्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
चलो तो इस वर्ड को समझिए, किसी पदार्थ का अणुसंख्यक गुणधर्म। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अणुसंख्यक गुणधर्म, है ना। अणुसंख्यक गुणधर्म अणुद्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। मतलब यहाँ पर लिखता हूँ मैं अणुद्रव्यमान, मतलब ये वाला अणुद्रव्यमान, ठीक है ना। इन दोनों का ये इसमें आधार किसको माने हम लोग? अणुद्रव्यमान को। इस जगह को बहुत दिक्कत समझ आती है, बता देता हूँ कि इस वाले पॉइंट में हमने आधार किसको माना? अणुद्रव्यमान को। और इस वाले पॉइंट में हमको आधार किसको मानना है? अणुसंख्यक या अनुसंख्य गुणधर्म को आधार में, इसमें अणुद्रव्यमान को, ठीक है ना, इसमें अणुसंख्यक को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अणुसंख्यक गुण है वो अणुद्रव्यमान के क्या होता है, जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वह अणुद्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये, ठीक है, अणुद्रव्यमान है ना, अणुद्रव्यमान है ना, सॉरी, अणुसंख्यक गुणधर्म है वह अणुद्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है भाई? समानुपाती, अणुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक तरफ अगर बढ़ रहा है तो दूसरा तरफ क्या होगा? घट रहा है। एक तरफ घट रहा है तो दूसरा तरफ क्या होगा? बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती क्या है कि एक तरफ बढ़ता है तो दूसरा तरफ भी बढ़ता है। अगर इधर 5 है, इधर ये 6, इधर 5 है दोनों तरफ, है ना। और ये 6 हो गया तो इधर भी क्या हो जाएगा? 6। ये अनुक्रमानुपाती। और समानुपाती का मतलब तो समान भैया, 5 बराबर 5, 5 समानुपाती 5, 6 समानुपाती 6, समानुपाती। अनुक्रमानुपाती में क्या होता है? अगर ये 7 होता है तो इधर भी क्या हो जाएगा? 7, इस अनुक्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? इधर कम हो रहा है तो इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है तो इधर कम हो रहा है, ऐसा होता है। मतलब उसके लिए बटा के लिए यूज़ करते हैं। तो यही हो जाएगा आपका। अगर मैं समानुपाती बोलता तो अणु द्रव्यमान समानुपाती अणुसंख्यक गुण होता है ना, लेकिन मैं व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा हूँ, इसलिए 1/, ये कहेगा अणुसंख्यक गुण। अब इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ये चीज़ देखिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा आपको कि जो अणुसंख्यक गुण है, यहाँ पर देखो तो सामान्य अणुद्रव्यमान था, कैलकुलेटेड था ऊपर में ना, ठीक है, और नीचे में क्या था? प्रेक्षित था। क्या था? प्रेक्षित। इस जगह को अच्छा से क्लियर करिए। देखिए तो ये वाला जो इसमें हमने आधार किसको माना? अणुद्रव्यमान को। तो इस प्रकार का जो सूत्र प्राप्त हो उसमें क्या हुआ? सामान्य अणुद्रव्यमान है ऊपर में है और प्रेक्षित अणुद्रव्यमान है क्या है? नीचे में है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इधर कि अणुद्रव्यमान होता है ना, सॉरी, अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, वहाँ अणुद्रव्यमान क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होगा कि अपने पास आई मतलब कौन? ये 1/2 गुणांक, है ना। अब अणुसंख्यक गुण है वो अणुद्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/, वाला होता है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अनुक्रमानुपाती मतलब ये क्या बता रहा है? बट्टा बता रहा है। इससे इतना फर्क पड़ता है कि जो सामान्य अणुद्रव्यमान है वो ऊपर में है, प्रेक्षित अणुद्रव्यमान है नीचे में है। तो इनसे इतना फर्क पड़ता है कि जो अणुसंख्यक गुण है, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं अणुसंख्यक गुण, है ना, और नीचे लिख देता हूँ मैं अणुसंख्यक गुण, ठीक है। मैंने यहाँ पर आधार किसको माना? अणुद्रव्यमान को। अब क्या किसको आधार मान रहे हैं? अणुसंख्यक गुण को। अणुसंख्यक गुण। तो अब देखते हैं कि अणुसंख्यक गुण का सामान्य मान ऊपर में रहेगा कि प्रेक्षित मान ऊपर में रहेगा। तो ये देखिए अणुक्रमानुपाती में 1/, अणुसंख्यक गुण है, इससे यही चेंजेस होता है कि जो प्रेक्षित मान है वो ऊपर रहेगा। किसका? अणुसंख्यक गुण का। कौन सा मान? प्रेक्षित मान, है ना। और अणुसंख्यक गुण का सैद्धांतिक मान, अर्थात जो कैलकुलेटेड मान है वो सैद्धांतिक मान है, वो क्या रहेगा? नीचे रहेगा। अब यही समझ आया आपको कि यहाँ पर प्रेक्षित मान नीचे में है, यहाँ पर प्रेक्षित मान क्या है? ऊपर में है। क्यों? क्योंकि भैया ये अनुक्रमानुपाती है। क्या है? अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग देखते हैं नीचे में। तो ये जगह याद रखेगा, ये सामान्य अणुद्रव्यमान ऊपर में रहेगा, प्रेक्षित अणुद्रव्यमान नीचे में। यहाँ पर प्रेक्षित मान है वो अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान है क्या है? ऊपर, क्योंकि ये अणुद्रव्यमान के क्या होता है? प्रेक्षित मान है वो क्या होता है? आपका व्युत्क्रमानुपाती है। इस जगह को एक बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल में देख ले तो बहुत बेटर रहेगा। देखो तो मान जाए मेरे पास यहाँ पर 2 है। क्या है? 2/2 है। 2 क्या है? 2 है ना। 2 क्या है? 2 है। अगर
मेरे पास हेड वाला यहाँ पास क्या है, मान लो जाए कोई पॉइंट है ना, सॉरी अनुपात है ना, कहा जाए मतलब बटा है ना, 2/2 है और हेड बटा और यहाँ पर और है, उसके बाद और बटा मेरे पास 2 है। अब ये होगा क्या कि ये 2 है तो हम लोग मान लेते हैं कि उसके नीचे कौन है, 1 ही तो मानते हैं गणित के नियम में। तो ये कहाँ चला जाता है, देखो ये 2 है, ये ऊपर में है, 1 कहाँ पास है, नीचे में है। 2 यहाँ पर ऊपर में है, 1 कहाँ पास है, नीचे में है। अब इसको यहाँ ले जाएंगे है ना, तो वो हो जाएगा 1/2, 1/2। अब बताओ कि 1 ऊपर में है कि 2 ऊपर में है। इस सिचुएशन में हमारे पास 2 नीचे में, क्यों, ये गणित का एक नियम है भाई, है ना। उसी तरह से आपको ये समझ जाना है कि व्युत्क्रमानुपाती है मतलब 1 बटा नीचे करना पड़ेगा, मतलब अणुसंख्या जो गुण है उनके जो ये अणुसंख्या सॉरी अनुद्रव्यमान है ना, वह अणुसंख्या गुण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बोल रहा है, मतलब बताया ना मैंने, एक तरफ बढ़ता है तो दूसरी तरफ घटता है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इधर करके इसको सामने में कर सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो ये सब आप समझते हो यार, इतना दिक्कत अब ज़्यादा दिमाग टेंशन देने का नहीं है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैंने इसमें अनुद्रव्यमान को मेन पॉइंट माना, इसमें मैंने अणुसंख्यक गुण को, है ना। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, प्रेक्षित मान मतलब जो ऑब्जर्व किए हैं वो मान है ना, मतलब वियोजन या संयोजन पश्चात कणों की संख्या हमने ऑब्जर्व किया ना, ठीक है, प्रेक्षित किया ना, तो या तो उसमें संयोजन हुआ होगा या तो वियोजन हो गया होगा। ठीक है, तो संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटा वियोजन या संयोजन पूर्व कणों की संख्या, सैद्धांतिक मान है। बिना हम लोग संयोजन वियोजन के हम लोग निकाल लेते हैं सैद्धांतिक मान, ठीक है ना। तो वियोजन या संयोजन पूर्वक कणों की संख्या, ये हो गया, ये 3 सूत्र आपको प्राप्त हो गया वान ठाब गुणांक के लिए, ठीक है ना। अब एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं आगे, न्यूमेरिकल में चलते हैं थोड़ा से, है ना। इसके लिए मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा। चलिए, तो हम लोग पहले चलते हैं संयोजन की कोटि ज्ञात करना। संयोजन की कोटि कैसे ज्ञात करना, इसके लिए सूत्र निकालते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल में चलेंगे। तो हमने अभी बताया आपको, क्या बताया कि या तो संयोजन होता है या तो क्या होता है, वियोजन होता है। तो संयोजन के लिए पहले हम लोग समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं। तो या संगुणन की कोटि कहते हैं इसको, संयोजन की कोटि या तो संगुणन की कोटि, है ना। हाँ, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसको परिभाषा तो कुछ है नहीं, है ना। अब मैंने बताया आपको कि मान लो जाए ये विलयन है, इस विलयन में विलायक है, और यहाँ हम लोग डाल रहे हैं विलेय। क्या डाल रहे हैं, विलेय। तो ये विलेय डालने के बाद यदि ये टूटता है तो उसको बोलेंगे वियोजन। मान लीजिए इसकी संख्या 100 है और ये टूट जाता है तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। और मान लो जाए एक यहाँ पर 100 कण है, उसमें से एक कण दूसरे कण से जुड़ता है, 2 कण, है ना। तो 100 का आधा हो जाएगा कितना, 50 कण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग संयोजन, क्या बोलते हैं, संयोजन। तो ये विलयन डालने के बाद यहाँ अगर टूटता है तो ज़्यादा हो जाएगा और जुड़ता है तो कम हो जाएगा। आपको पता है ना, 100 ठंड डालें कण, जिसमें से एक कण दूसरे कण से जुड़ गया, मतलब आधा हो गया, 50 कण हो गया, ठीक है। और 100 कण है, अगर टूट गया तो 200 कण हो गया, है ना। तो इसको संयोजन बोलते हैं, जुड़ने को, इसको बोलते हैं वियोजन, है ना। तो अभी हम लोग संयोजन की कोटि में जा रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई परिभाषा नहीं है ना। तो इसे इस रूप से इतना लिखना कि इसे इस रूप में परिभाषित करते हैं कि कुल अणुओं की संख्या में से कितने अणु संयोजित हो रहे हैं, है ना। चलिए, तो इस चीज को देखिए कि इसे इस रूप से परिभाषित करते हैं कि कुल अणुओं की संख्या में से कितने अणु संयोजित हो रहे हैं। मतलब कुल अणुओं की संख्या मैंने कितने बताया, मान जाए 100 बताया, कितना बताया, 100। तो इसमें से कितने अणु संयोजित हो रहे हैं,
है ना। तो 50 अणु इधर, 50 अणु इधर, 50-50 संयोजित हो रहे हैं, है ना। तो उसको संगुणन की संख्या कहेंगे, है ना। अब इसे हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। यह भी एकदम क्लियर नहीं होगा आपको, है ना, जब मैं लिखूंगा तब क्लियर होगा। जैसे कि ए, संयोजन की कोटि मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, तो अल्फा मान लेते हैं कई जने, है ना, अल्फा बोलते हैं इसको, ए बोल देता हूँ मैं, ये अल्फा बोलते हैं इसको, है ना। तो ऊपर में लिखता हूँ मैं संगुणित होने वाले अणुओं की संख्या बटा, आपको ऊपर में लिखा पिछले जस्ट इसके पीछे मैंने बताया था कि संयोजित होने वाले या वियोजित होने वाले अणुओं की संख्या ऊपर में रहेगा, है ना। संयोजित होने वाले या वियोजित होने वाले, क्या है आपको दिखाना पड़ता है ना, भूल जाते हो। तो वियोजन या संयोजन पश्चात कणों की संख्या, या तो वियोजन होगा या तो संयोजन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संयोजन, है ना। तो बात क्लियर हुई ना कि संगुणित होने वाले अणुओं की संख्या। मैंने आपको कहा था संयोजन या तो वियोजन, तो संगुणित मतलब संयोजन, है ना। संगुणित होने वाले अणुओं की संख्या बटा विलेय के कुल अणुओं की संख्या, ये आपका संयोजन कोटि के लिए सूत्र है ना। ये चीज देखिए आप, है ना। आपको इधर जो बोला उससे कोई मतलब नहीं, सूत्र से मतलब है। संगुणित होने वाले अणुओं की संख्या, कितना अणु संयोजित होती है ना, और विलेय के कुल अणुओं की संख्या कितनी थी वो, है ना। अब देखते हैं पॉइंट में, है ना। तो यदि किसी विद्युत अपघट्य ए, विद्युत अपघट्य ए मतलब विलेय, सीधी बात, विलेय ए है मेरे पास, है ना। ए के एन अणु मतलब मुझे अणु का मान अभी मतलब कहा जाए पता नहीं कितने अणु संयोजित हुए और कितने अणु वियोजित हुए वो पता नहीं, तो एन लिख देता हूं मैं, है ना। एन अणु संयोजित होकर एक अणु बनाता है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या है, एक विलेय है, विद्युत अपघटित विलेय है, वो टूटकर दो अणु बनाता है, या तो संयोजित होकर देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अणु, क्या लेता हूँ मैं, अणु। एन मतलब जितने अणु हैं, जैसे कि एक अणु है ना, या दो अणु हैं, मान लीजिए दो में ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, दो अणु हैं, तो संयोजित होकर कितना बनाएगा ये, एक, है ना। एक क्या बनाएगा, अणु बनाएगा। सीधी बात ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2A था, दो जने अणु थे, वो संयोजित होकर क्या बनाएंगे, ए बना दिए। तो एक को लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एक थोड़ी लिखूंगा, है ना, है नहीं। बट जब हम लोग समीकरण संतुलित करते हैं तो अणु परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग इसको यहाँ पर इधर कर देते हैं, अणु तो एक ही है, परमाणु की तरह बना देते हैं इसको, है कि नहीं। तो ये 2A और A2, ठीक, ये हो गया आपका क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ एन लिख देते हैं, है ना, क्योंकि आपके पास मान नहीं है। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलो अब देखते हैं प्रारंभिक सांद्रण क्या था, इसके पास कितने अणु थे, एक थे। कितने अणु थे, एक थे, है ना, एक अणु थे हमारे पास। अब यहाँ एक अणु है, सांद्रण एक है ना, और वो अणु क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। तो जुड़ जाते हैं, तो सबसे पहले ये अणु एक था, और ये वाला अणु है जो भी बना हुआ है, यहाँ पास बना हुआ है, जुड़कर बना हुआ है ना। जैसे कि ये एक ए था, है ना, एक और ए था, जितने भी थे सब एक ए थे, ये आपस में जुड़कर बने तो ए बने, मतलब ये बना हुआ ए है। तो बना हुआ ए वर्ड को समझिए, मैं एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि बना हुआ ए विलयन में था कि नहीं था, नहीं था। बात क्लियर नहीं हो रही है, फिर से करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है उसके अणु की संख्या कितनी थी, एक थी, और बहुत सारे एक एक करके थे बहुत जगह, है ना, विलेय थी, है ना। ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा एक, दो अणु मिलकर एक अणु बना रहा है, दो अणु मिलकर एक अणु बना रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि विलयन में ये अणु कितने थे, एक थे, इसको मत गिनो अभी, ठीक है। ये अणु कितने थे, एक थे, चलिए ठीक है। और ये जो बना वाला अणु है वो विलयन में थे क्या, नहीं थे, ये तो बनाना भी कि एक वाले थे, एक ये सब जन एक थे, एक वाला थे, बट
जब ये दोनों आपस में जुड़ा तो ये वाला बना ना। तो ये वाला विलयन में थे क्या? नहीं थे, मतलब क्या थे? 0। ये वाले नहीं थे। तो इतना तो आपको समझ आ गया है ना। क्या करें, वीडियो बंद हो गया था, है ना। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ क्लियर करते हैं हम लोग कि यहाँ पर 0 मैंने लिख दिया है ना। अब यहाँ साम्यावस्था पर सांद्रण है ना, या तो बोल सकते हैं संयोजन के बाद है ना। तो संयोजन के बाद क्या, पहले बात तो देखिए कि हमारे पास संयोजन को किससे प्रेरित करते हैं? ए से। किससे प्रेरित करते हैं? ए से। एक बात यहाँ क्लियर करिए कि मेरे पास एक संगुणित होने वाले अणुओं की संख्या थी और विलय के कुल अणुओं की संख्या, है ना। तो हमारे पास ए लिखे हैं, वो संयोजन है। कौन है? संयोजन। और ये ए यहाँ पर हुआ है, संयोजन हुआ है ना। तो कैसे संयोजन हुआ होगा? दो अणु आपस में आकर मिले होंगे। मतलब मान लो जाए, एक तरीका बता रहा हूँ आपको, समझना ध्यान से कि मेरे पास 60 कण हैं। कितने कण हैं? 60 कण, प्रारंभिक में जी, है ना। और मेरे पास यहाँ पर संयोजन, यहाँ पर मैं एक की जगह कितना लिखा? 60 लिखा मैं, ठीक है ना। 60 कण, है ना। और मेरे पास प्रारंभिक में कोई संयोजन नहीं हुआ है, कोई संयोजन नहीं हुआ है ना। अब इनमें से 60 में से 20 अणु गए। 60 में से कितने अणु गए? 20 अणु गए। 20 अणु यहाँ पर चले गए घुलने के लिए। क्या करने के लिए? घुलने के लिए। 60 में से 20 अणु गए किसके लिए? घुलने के लिए। चलो चले गए, घुलने के लिए गए। तो हुआ क्या कि हमको संयोजन करना है। तो 20 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अणु इधर, और यहाँ मैं बना देता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 अणु इधर बनाता हूँ। तो कुल कितने अणु गए हैं घुलने के लिए? 20 अणु गए हैं, है ना। वैसे तो सभी को डाले गए हैं, लेकिन 20 अणु हैं, है ना। 60 अणु में से 20 अणु गए घुलने के लिए। तो एक एक अणु एक एक साथ ऐसे जुड़ गया, है ना। ये अब आप बताओ मुझे, अणु की संख्या कितनी हो गई? केवल 10। अणु की संख्या कितनी हो गई? 10। अब ये कैसे हुआ होगा? ये हुआ है, जो गई हुई अणुओं हैं उसमें से 20 है, उसमें को हमने 2 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। मतलब 2 अणु आपस में जुड़ते हैं ना, इसलिए यहाँ पर मैं 2 लिखा। 2 अणु आपस में जुड़ते हैं इसलिए यहाँ पर क्या लिखा? 2 लिखा। बहुत दिक्कत होती है समझने में। यहाँ पर 2 मैंने लिखा इसलिए क्योंकि 2 अणु जुड़ता है। तो 2 अणु जुड़ेगा तो कुल कितना बचेगा? 10 बचेगा, है नहीं। कितना बचेगा? 10। मतलब जो यहाँ पर 20 गया है वो घुलने के लिए गया है ना। अब घुलने के लिए गया है, मतलब ये कौन गया है? ए गया है ना। मतलब ये 20 अणु क्या हो गए? संयोजित हो गए। ए को किससे प्रेरित करेंगे बोला मैंने? सॉरी संयोजन को किससे प्रेरित करेंगे? ए से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 20 अणु गए घुलने के लिए, सॉरी संयोजित होने के लिए। हाँ, घुलने के लिए भी बोलेंगे, संयोजित होने के लिए। गया 20 है और संयोजित हो गया आपस में, तो कितना हुआ? 10 हुआ ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये ऊपर का हो गया आपका ए, है ना, और नीचे का क्या हो गया आपका एन। मुझे मान पता नहीं है ना, तो एन लिखूंगा मैं। और अभी मुझे पता है 2, क्योंकि 2 जने जुड़ता है, 3 जने जुड़कर तो नहीं मिला है, 2 जने जुड़कर मिला है। तो यहीं पर मैं लिखता हूँ A/N। ये आपको समझ आया कि नहीं आया? क्लियर करिए। यहाँ पर जो गया है वो घुलने के लिए, है ना। ठीक है, मतलब इस 20 अणु का क्या हुआ है? संयोजन हुआ है, इसलिए इसका मान है क्या? ए। संयोजित अणु को ए बोलते हैं। और कितने में? 2 का संयोजन हुआ है, मतलब ये एन। अभी मान मुझे पता नहीं, तो A/N लिख दिया मैंने। ठीक, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, सीधी बात है नहीं। और एक चीज़ आपको पता है कि 60 में से 20 गया, 60 में से 20 गया, मतलब 60 - 20, 60 - 20 करूँगा ना मैं। 60 अणु में से 20 अणु गया, एक अणु में से जितना अणु गया उसको लिखेंगे हम लोग। उसी तरह 60 अणु में से 20 अणु गया, तो 60 - 20। उसी तरह मैं लिखूँगा एक अणु में से कितना गया? ए गया। ये दिक्कत आएगी बहुत जगह, है ना, कि A - A क्यों लिखा है सर? तो इस 60 में से कितना गया? 20 गया, इसलिए मैंने
60 में से कितने को, 20 को ले रहा हूँ भाई, समझदार के लिए। अगर नहीं समझ आता एकदम कमेंट कर दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, या तो आप क्लास में ही पूछ सकते हो, है ना। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। ये a माइनस ए कहाँ से आया, तो मैं शुरू में लिख देता तो आपको दिक्कत हो जाती कि a माइनस ए, सॉरी 1 माइनस ए और a माइनस एन कहाँ से आया करके, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, है ना, आपको क्लियर हो गया। अब आपको तो पता है कि t इक्वल टू क्या होता है, साम्यावस्था पर कुल अणुओं की संख्या, साम्यावस्था पर कुल अणुओं की संख्या बटा प्रारंभिक अवस्था में कुल अणुओं की संख्या। तो अब ध्यान दीजिए इस जगह को, है ना, साम्यावस्था, ये साम्यावस्था बताया मैंने, मतलब संयोजन के बाद, है ना। साम्यावस्था में ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों को जोड़ेंगे तो वो निकलेगा आपका कुल अणुओं की संख्या। समझ आ गया, ये वाला भाग और ये वाला भाग, जैसे कि 60 और 20 दिख रहा है ना, 60 और 20 कितना हो गया, 40, है नहीं, 60 और 20 में घटाएं तो 40 हो गया, जोड़े नहीं ना, है ना, तो 40 आ गया। और कितने गया था, 20 गया था, तो कुल मिलाकर कितना, 60। उसीलिए हम लोग बोलेंगे 1 माइनस ए, ये हो गया 1 माइनस ए, उसका मान निकलेगा। यहाँ पर हमारे पास तो मान नहीं है तो 1 माइनस ए लिख देंगे डायरेक्टली, 1 माइनस ए प्लस ये हमारे पास कितना था, ये 20/2, 20/2 मतलब अपने पास कितना, 10, सीधी सी बात है नहीं। तो यहाँ पर 20/2 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a/n। वैसे तो यहाँ पर मैं 20 नहीं लिखा हूँ, मैं 20/2, 20/2। ये कैसा होगा, यहाँ पर 60 आया ना, और संयोजन के बाद क्या होगा, इस जगह को देखिए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करिए कि 20/2 लिखता हूँ मैं तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ये 10 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अणुओं की संख्या कितना आया जी, 50 आया। क्यों, क्योंकि 20 अणु क्या हो गए, संयोजित हो गए। समझ आ गया, ठीक। तो ये हो गया 1 माइनस ए प्लस a/n, क्लियर, ये हो गया, अपने को प्राप्त हो गया। तो हमको प्राप्त हो गया I इक्वल टू साम्यावस्था पर कुल अणुओं की संख्या क्या हुआ, 1 माइनस ए प्लस a/n, है ना, अपान प्रारंभिक अवस्था में कुल, प्रारंभिक अवस्था में तो देखने की जरूरत भी नहीं, एक है सीधा, तो ये एक रहेगा ये, तो ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए एक सूत्र निकल गया, अगर संयोजन की कोटि ज्ञात करना है तो, है ना। तो ये सूत्र निकल गया, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सूत्र हम लोग जब भी कोई चीज़ लगाएंगे तो ये अपने पास ले लेंगे क्या, 1 माइनस ए ये लेंगे, और अपान ए है तो ए का तो कोई मतलब ही नहीं, तो हम लोग जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो इतना बस को लिखेंगे, ठीक है। वैसे मैं सूत्र में इसको लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका संयोजन की कोटि। चलिए अब हम लोग चलते हैं वियोजन की कोटि में। अब वियोजन की कोटि, संयोजन को आपको समझ गए तो वियोजन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मैंने आपको शुरू में बताया था, इसको कैसे कैसे परिभाषित करेंगे, उसका कोई परिभाषा नहीं होता है अलग से, है ना। बस इसको हम लोग कहेंगे कि विलय के कुल अणुओं में से कितने वियोजित होते हैं, ये इसकी परिभाषा है ना। इसे इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है बस, है ना। इसे भी हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस बात को, है ना। इस जगह एक बात मैं क्लियर करता हूं, है ना। मान लो जाए, आपको बोला जाए कि 80% वियोजन, कोई भी विलय है, कोई भी क्या है, विलय है, उसमें 80% अणुओं का विलोजन हुआ, तो कितना हुआ बताओ। तो इस जगह को अच्छा से ध्यान दीजिए कि अगर मेरे पास 100 अणु हैं, उसके 80% अणु का वियोजन हुआ है, इसका मतलब है कि 100 अणु में से 80 अणु क्या हुए हैं, वियोजित हुए हैं। 100 अणु में से 80 अणु वियोजित हुए हैं, मतलब अपने को बिना वियोजित अणु कितना बचा, 20। 100 अणु थे, उसमें से 80 बस का क्या हुआ है, वियोजन, 80% का वियोजन हुआ है, मतलब 80 अणु का वियोजन हुआ है। तो बचा कितना, 20 अणु। 20 अणु का बिल्कुल वियोजन नहीं हुआ है ना। 80 का अणु का वियोजन होगा तो 80 का वियोजन हो जाएगा तो 160, मतलब मेरे पास 160 अणु इधर, 20 अणु इधर, जिसका वियोजन नहीं हुआ है, तो मेरे पास कितने अणु हो जाएंगे,
180 अणु हो जाएंगे मेरे पास। समझ आया? इस जगह को समझिए, ठीक है। यहाँ पर अब हमको ए का मान ज्ञात करना है, मतलब वियोजन का मान ज्ञात करना है। तो कैसे? तो मेरे पास 80% का वियोजन है, तो 100 अणु, इसमें 80 अणु का क्या हुआ? वियोजन हुआ, मतलब 20 अणु बच गया है। 150 अणु 160 अणु बन गए, 80 का वियोजन हो मतलब टूट गया, वो 80 टूट गया ना, तो 160 हो गया। तो कुल अणु कितना हो गया? 180 हो गया। ये तो आपको समझ आ गया। अब दूसरी बात ये कि हम अगर जानते हैं कि 100 अणु में से 80% अणु का वियोजन हुआ है, इसका मतलब ये है कि 80/100 ए का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। 100 में से 80 अणु का क्या हुआ है? वियोजन हुआ है ना। और इसका मान हो जाएगा आपका 0.8, 0 कट गया, और 10 शून्य 0 और 10 अट्ठे 80, 0.8। तो ए का मान कितना आ गया? 0.8 ऐसा निकालना है जब न्यूमेरिकल में बताऊंगा तो, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वही बताया था मैंने संयोजन में, मान लो विद्युत अपघट्य ए है जो n अणुओं में वियोजित होता है ना। n अणु में क्या होता है? वियोजित होता है ना। तो सीधी बात, हमारे पास क्या है? अणु ए है और वो वियोजित हो जाता है कितने अणु में? 2 अणु में। सो n अणु लिख देते हैं, अभी हम लोग पता नहीं है 2 अणु में वियोजित होगा क्या, है नहीं, Na है नहीं, ये वियोजित हो गया। तो आप देखो तो प्रारंभिक सांद्रण क्या था? प्रारंभ में एक अणु था, ठीक है। इसको मैं 2 अणु लिख देता हूँ, ऐसे 2A लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। वैसे पुस्तक में Na दिया रहता है, तो मैं 2 लेता हूँ आज आपको समझाने के लिए। यार समझने में क्या दिक्कत है आपको? तो आप देखो तो ये सीधी बात इसमें देखता हूँ जी, NaCl में देखो बहुत बेटर रहेगा। मेरे पास A लिखा हूँ, वो क्या है? NaCl है ना। और ये बढ़ गया किस में? Na में, और किस में? Cl में। तो अब मुझे बताओ कि Na कितना था? 1 था। प्रारंभिक अवस्था में Na कितना था? 1। और आप बताओ कि प्रारंभिक अवस्था में कोई Na था क्या? नहीं था, विलयन में नहीं था ना, केवल क्या था? Na था, NaCl था, Na नहीं था ना। तो Na कितना है आपके पास? 0 है ना। और Cl था क्या? मेरे पास Cl भी नहीं था, ट्रिपल भी क्या था मेरे पास? 0। ये बात आपको समझ आई? आया ना कि मेरे पास A नहीं था, ये भी नहीं था, मतलब मैं अगर N भी यहाँ पर लिखता हूँ, Na लिखता हूँ यहाँ पर, है ना, या इसको B से भी दर्शाते कई बार, है ना। तो ये कितना मान आएगा मेरे पास? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। मतलब 2 जने हो गया, ये 2 जने, 2A हो गया, 2A हो गया, है ना। मतलब इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्रारंभिक अवस्था में। अब हम लोग देखते हैं वियोजन की अवस्था में, अर्थात समय पर सांद्रण कहा जाए, है ना। तो वही बताया था मैंने, इसको हम लोग मानते हैं A। इस A को जी, यहाँ A दिख नहीं रहा है आपको, ये 2 है, तो इसको मानते हैं A, इसको ही मानते हैं A। 2 अणु नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि Na लिखा है मतलब 2 अणु, 2 अणु, A लिख दिया हमने दोनों ने। अब हमारे पास कितना था? 1 था। कितना था? 1 था। 1 में कितना टूटे? 1 जने A टूटे क्या? 1 - A। आपको बताया था मैं फिर से वही कि मेरे पास 50 60 है पहले में, तो कितना था? 60। उनमें से 60 में से 20 गया मेरे पास, है ना। कितना गया? 20 निकल गया। और उस 20 का क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, टूट रहा है। तो मतलब 20 गुणित n, अर्थात n मतलब कितना? 2 भागों में टूट रहा है ना, है नहीं। तो अब ये 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ओके, मतलब हमारे पास ये प्राप्त हुआ 40, है ना। अब इस जगह को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रारंभिक अवस्था में A था, 1 था, है ना। और ये वियोजित हुआ 2 भागों में, 2A बोल दिया, मतलब जैसे कि NaCl 1 था, उसके बाद Na था, उसके बाद Cl था। तो Na कितना है? अल्फा से A, इसको अल्फा से लगाते हैं, A 2 जने हैं, है ना। 1 अणु था, 2 भागों में बांट गया। ओके, तो हमारे पास ये 1 था, है ना। अब ये इस जगह 0 क्यों लिखा हूँ मैं? क्योंकि विलयन में सबसे पहले कौन था मेरे पास? NaCl था। प्रारंभिक अवस्था मेरे पास क्या था?
NaCl था, एक था। और मुझे बताओ कि वियोजन होने के बाद ही Na बना, वियोजन होने के बाद ही Cl बना। उसके पहले था क्या? Na नहीं था, विलयन में नहीं था। जब वियोजन हो तब बना ना, तो नहीं था मतलब क्या था? जीरो। ये भी जीरो। Cl की बात करें, ये भी नहीं था, वियोजन के पहले नहीं था, वियोजन के बाद ही बना ना Cl, तो ये भी जीरो। इसलिए Na का मान जीरो। मैंने आपको बताया यहाँ पर बी मानते हैं, कि बी इसलिए मानते हैं क्योंकि ये ए था। क्या था? ए। ये टूट गया तो एक ए और दो ए बना, है ना। मतलब ये अपना स्वरूप खो दिया, मतलब क्या बन गया? बी बन गया। दो भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, है ना। मतलब एन भी यूज़ कर सकते हैं, समझ आया। टू भी यूज़ कर सकते हैं, है नहीं। तो मैं अभी एक यूज़ कर रहा हूँ, सबका अपना अपना तरीका है ना। तो ये हो गया, है ना। तो ये एन ए हो गया, ठीक। एन ए क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर दो अणु थे, एक ए था, ये दूसरा ए था, दो ए था ना, एन ए बना तो एक एन ए एक Cl, इसलिए यहाँ पर एन सामने में लिखा, मतलब ये दो है ना। एक ए कितने ने? दो जने हैं। किसके बाद? वियोजन के बाद। वियोजन के पहले जीरो था ना, है ना। और वही अणु है, वियोजन के बाद दो अणु में बदल गया। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ये 1 - a कहाँ से आया? आपको बताया था शुरू में कि मेरे पास कितना है? 60 है। 60 में से कितने को मैं 20, 60 में से 20 क्या हो गया? विलयन में गया, विलयन में गया। तो 60 में से कितने गया? 20 गया। मतलब 20 का क्या हुआ? वियोजन हुआ। मतलब कुल कितने बने? वो 40 बने। मतलब 40 कितने बराबर है? 20 था, वो निकला, वो हमारे पास कितना था? 20। तो जैसे कि 60 को हम लोग मानते हैं NaCl, उसमें से 20 गया, 20%, है ना। तो बच गया क्या? Na, और बन गया क्या? Cl बन गया। मतलब अणु कितने थे? 20 थे। सॉरी, यहाँ पर इसको नहीं बोलेंगे। जो 20 थे वो क्या थे? NaCl थे। क्या थे? NaCl, जो घुलने के लिए गया 60 में से ना। विलय हमारे पास कितना है? 60 है, उसमें से 20 Na क्या हुआ? मिलने के लिए, घुलने के लिए गया। ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही तो देखो, 60 मेरे पास विलय है, उनमें से 20 घुलने के लिए गया। 20 घुलने के लिए गया, मतलब कितना गया? A गया, ठीक है ना। अब होता क्या है कि 20 जब आपस में वहाँ जाकर घुले तो वहाँ पर वो क्या हो गया? वियोजन हो गया। तो कुल कितना हो गया? 40 हो गया। मतलब ये 60 में से कितने को घटाएंगे? 60 में से कितना गया? 20 गया, मतलब A गया, ठीक है नहीं। और यही A है ना, वो बन गया कितना? A के साथ 2 गुना हुआ, मतलब क्या? Na। n मतलब 2 बताया ना मैंने। यहाँ पर Na मतलब ये 2, समझ आ गया। मतलब ये 2 जने हो गया, 20 से वो 2 जने हो गया, मतलब डबल हो गया। मतलब कितना हो गया? 40 हो गया। मतलब अब हमको क्या चाहिए कि प्रारंभिक स्तंभ कैसा था? तो प्रारंभिक स्तंभ ये था, 60 था, उसमें से कितना गया? 20 गया। मतलब 60 - 20, मतलब क्या? पहले में क्या था? 1 था, 1 में से यहाँ पर कितना गया? A गया ना, ठीक है। तो 2A गया, मतलब हमारे पास जो गया उसको देखेंगे ना कि यहाँ पर 2 हो गया, उसको देखेंगे। 20 गुणित 2 बटा कितना हो गया? 40 बटा नहीं, मतलब 20 गुणित 2 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 40 आ गया। तो 40 को नहीं देखेंगे हम लोग, जो गया है उसको देखेंगे। तो 20 कण गए हैं। अब उधर वियोजन हुआ तो कितना हो गया? वो 40 हो गया। बट गए उसको देखेंगे, मतलब किसको देखेंगे? A को देखेंगे, A, ठीक है ना। तो A गया तो कितना गया? 60 में 20 गया, मतलब 1 में कितना गया? A गया। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पास, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है ना। ये आपको समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब साम्यावस्था पर विलय के कुल अणुओं की संख्या कैसे? देखो तो ये है, ये वाला हो गया 60 - 20, ये हो गया, है ना। तो कुल कितना है मेरे पास? 60 में 20 गया, मतलब कितना अणु बचा मेरे पास? 40 अणु बचा, है ना। और मेरे पास 20 अणु इधर गए थे, जिसका संयोजन हो गया। कितना हो गया? सॉरी, वियोजन हो गया। वियोजन हो तो 40 है, तो मेरे पास 40 अणु और होंगे, मतलब कुल कितने अणु होंगे? 80 अणु होंगे, है ना। मतलब दोनों अणु को जोड़ेंगे, मतलब N1 - A ये हो गया इस अवस्था का, है ना। और
एन ए क्या हो गया, उस अवस्था का हो गया, है ना। अभी इस उसमें आपको क्लियर हो रहा है, ये वाला दोनों अवस्था को जोड़ेंगे, है नहीं, कि प्रारंभ में ये कितना था, 60 था, 60 में से कितना बचा अपने पास, 40 बचा, इधर कितना हुआ था, 20 गया था, 60 में से 20 गया था इधर, है ना। और उसका क्या हो गया, वियोजन हो गया, संयोजन हो गया, सॉरी वियोजन हो गया, तो वियोजन कितना हो गया, वो 40 हो गया, तो 40 कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक। इसलिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब तो कुल अणुओं की संख्या लिखेगी साम्यावस्था में, है ना। तो 1 माइनस ए प्लस एन ए, ठीक, 1 माइनस ए प्लस एन ए, ये है इसका पॉइंट, है ना। अब हम लोग जानते हैं एक चीज कि आई इक्वल टू क्या होता है, साम्यावस्था पर कुल अणुओं की संख्या बटा प्रारंभिक अवस्था पर कुल अणुओं की संख्या। यही चीज़ मैंने आपको संयोजन में बताया था, है ना। कुल अणुओं की संख्या, मैं क्या बोला, साम्यावस्था पर कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या बटा प्रारंभिक अवस्था में कुल अणुओं की संख्या। प्रारंभिक अवस्था में कुल अणुओं की संख्या कितना था, 1 था, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 नीचे में। और इसे देखो तो साम्यावस्था पर कुल अणुओं की संख्या क्या था, यहाँ पर तो मैंने निकाल के रखी है आपको, तो 1 माइनस ए प्लस एन ए, ठीक। ये सूत्र आपको याद करना है, किसके लिए, वियोजन के लिए, ठीक है ना। एक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि एक का हम भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं उदाहरण में, और आप उदाहरण में और ज़्यादा बेटर समझेंगे। देखो चलिए, तो पहला मैं न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूँ, किसके लिए, वियोजन के लिए। वैसे मैं संयोजन को पहले पढ़ाया, बट वियोजन के लिए पहले मैं शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन कैसे आगे देखो तो, निम्न विलयनों के लिए वांट हाफ गुणांक की गणना कीजिए, मतलब आई का मान ज्ञात करिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर लिखा हुआ है KCl अणु में 80% वियोजन। आपको याद हुआ होगा कि मैंने उदाहरण में बताया था कि यदि किसी पदार्थ में 80% वियोजन हुआ है, इसका क्या अर्थ है कि 100 अणु में से 80 अणु का क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। 80% वियोजन हुआ है, मतलब 100 अणु में से 80 अणु का क्या हुआ है, वियोजन हुआ है, अर्थात A इक्वल टू 80/100 बताया था मैंने आपको, और ये हो जाएगा इसका मान 0.8, ये बताया था आपको जी, ठीक, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। अब ध्यान सुनिए, है ना, कि कैसे गणना करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हल लिखना ज़बरदस्त है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर KCl और लिख देता हूँ मैं K प्लस Cl माइनस। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको यहाँ पर मैं ये बताना भूल गया मैं कि यहाँ पर ये क्रिया इधर से होती है ना, तो इधर से वापस भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा उसमें भी जोड़ लेना, किसमें, संयोजन में, ऐसे वाला, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब ये KCl था, कितना था, मैंने जो आपको नियम बताया उसको ध्यान से सुनो। पहले कितना था, ये इसकी प्रारंभिक सांद्रण कितना था, 1 था। तो आप बताओ कि विलयन में K प्लस कितना था, क्योंकि उस टाइम क्या नहीं हुआ था, प्रारंभिक सांद्रण में इसका वियोजन नहीं हुआ था, दोनों का वियोजन नहीं हुआ था, मतलब K की संख्या कितनी थी, 0 थी जी। Cl था क्या, नहीं था ना, 0 था। अब आगे आता है वियोजन पश्चात, या बोल सकते हैं यहाँ पर साम्यावस्था पर सांद्रण, है ना। आपको जो लिखा था वो क्लियर करिए। 1 माइनस, अच्छा सुनिए, इधर से शुरू करते हैं। ये K अणु की संख्या कितनी है मेरे पास, 1 है कि 2 है, 1 है, मतलब ये अपना अल्फ़ा, ये कितना है, 1 है अल्फ़ा, है ना, ये मैंने लिख दिया। अगर यहीं पर लिखा होता 4Cl तो मेरे को 4 अल्फ़ा लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये 1 है, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक जने तो भागों में टूट गया। अब आपको ये पता तो होगा कि कितने में टूटा, 1 में टूटा, तो ये दोनों ने अल्फ़ा है नहीं, तो 1 माइनस अल्फ़ा, सूत्र मैंने आपको समझा रखी थी ये कैसे आएगा करके, है ना, 1 माइनस अल्फ़ा। अब आई का मान देखते हैं। आई का मान मतलब आई बराबर क्या बताया था मैंने आपको कि साम्यावस्था पर कुल अणुओं की संख्या
बटा प्रारंभिक अवस्था में कुल अणुओं की संख्या, ये आपको बताया था। ठीक, तो I इक्वल टू देखो तो साम्य अवस्था पर कुल अणुओं की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो तो ये है ना, मतलब 1, ये लिख देता हूँ बार बार, 1 माइनस A है ना, प्लस A प्लस A, ये ए बोलता हूँ बार बार, आपको समझ जाना है कि ये क्या है, अल्फा है बाबा, अल्फा अल्फा। ठीक, हाँ, क्या है, आदमी जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में बात करता है। मेरा केबीसीडी ज़्यादा अच्छा आता है ना, ठीक है, क्योंकि मैं पहले इंग्लिश पढ़ाता था। हाँ, तो ये हो गया 1 माइनस A, ये हो गया आपका साम्य अवस्था पर कुल अणुओं की संख्या, है ना भाई। और बटा प्रारंभिक अवस्था में कुल अणुओं की संख्या 1 है, एक लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और आपको बताया था मैंने कि A का मान कैसे निकालना है। A का मान 80/100 है ना, तो इसमें वियोजन कितने % बोला गया, 80% वियोजन बोल रहा गया है, तो सीधी बात यह है कि 80/100, तो ये हो जाएगा 0.8, है नहीं। तो I का मान निकाल सकते हैं हम लोग। I का मान कैसे निकाल सकते हैं, I इक्वल टू 1, अच्छा एक चीज़ देखो तो, माइनस A प्लस A, तो ये दोनों तो कट गया ना, ये हो जाएगा 1 प्लस A। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.8, A का मान कितना है, A का मान क्या है 0.8, तो हो जाएगा I का मान कितना हो जाएगा आपके पास, निकल जाएगा वो 1.8, तो ये हो जाएगा आपका I का मान, मतलब किसका मान, 1/2 गुणांक की गणना हो गई। ठीक, दूसरा देखते हैं, K4FeCN6, ये दिया गया है 50% वियोजन, ये वियोजन को लिख नहीं पाया मैं, 50% ये 70% वियोजन इसका है ना, तो सीधे बात फिर यही करेंगे, K4FeCN6 है ना भाई, किस में टूटेगा, B से टूटेगा, वो टूटेगा K प्लस में, और किस में टूटेगा वो FeCN6 है ना। तो एक चीज़ आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्या क्लियर करना पड़ेगा कि इसके पास देखो तो थोड़ा समझिएगा, Al2 जैसे कि Fe2O3 ऐसा कुछ है, आड़ा तिरछा पद्धति जानते हो ना, ठीक है, कि ये Fe2 और O3 कैसे कहाँ से आया है, ये जो 3 है वो इनकी संयोजकता है, Fe की संयोजकता है, और ये 2 है वो किसकी, ऑक्सीजन की संयोजकता है। ठीक है ना, आयरन की संयोजकता +3, ऑक्सीजन की संयोजकता है -2। ठीक है, आयरन की संयोजकता +3, ऑक्सीजन की -2, तो आड़ा तिरछा पद्धति 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र कैसे बना है, Fe2O3 है ना। इसी तरह ये K4 का ये है, और इसमें कि जितना भी चार्ज है ये प्लस चार्ज है, तो इसमें कितना, इसमें +4 चार्ज है, तो इसमें -4 चार्ज रहेगा, क्या है कि नहीं, इसका प्लस है तो इसमें माइनस, इसे दर्शाया नहीं जा रहा है, लेकिन ये +4 है, ये क्या है -4 है, मतलब ये क्या है +4 में है, और ये क्या है -4 में है। इसको पूरा ऐसे कोष्टक में डाल के लिख देते हैं, 4- लिखते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ से तो क्लियर हो गया ये। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि सबसे पहले कितना था, 1 था, और ये कितना हो गया A, और ये कितना हो गया A। अब इस चीज़ को देखिए, इसमें अणु की संख्या गिनना है ना, तो ये देखिए यहाँ पर 4 अणु है इसके पास, मतलब 4A, इसके पास कितना है, 1, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, 1 मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये हो गया प्रारंभिक अवस्था में, सॉरी ये इसको पहले लिखना था जी, इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो प्रारंभिक अवस्था में देखते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में 1, और ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में ये था और ये थोड़ी रहेगा, प्रारंभिक अवस्था में ये 0 क्योंकि इसका वियोजन नहीं हुआ था, तो ये नहीं रहेगा, तो ये भी 0 रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे कौन सा अवस्था में, साम्य अवस्था में दिक्कत हो गई थी। फिर साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में क्या हो जाएगा, ये कितना था, साम्य अवस्था में क्या हो जाएगा कि ये हो गया आपका 4A मतलब अल्फ़ा, और ये हो गया अल्फ़ा। तो आपको पता है, क्या पता है कि ये इसी दो अणु में से अपने को क्या करना है, घटाना है, तो 1 - A, ये तो बार बार बता रहा हूँ मैं, है नहीं। तो यहाँ पर देखो तो कुल साम्य अवस्था पर कुल अणुओं की संख्या कैसे निकलता है, साम्य अवस्था पर कुल अणुओं की संख्या निकल जाता है आपका I इक्वल टू
1 माइनस ए ये हो गया, और प्लस 4a 4 अल्फ़ा है ना, और प्लस ए मतलब 4 एक बाद फिर ए है ना। तो अपने पास तो होगा क्या, ये एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, ठीक है। अच्छा बटा 1 को लिखना भूल जाता हूँ बार बार यार। देखिए प्रारंभिक अवस्था में कुल अणुओं की संख्या ये एक है, ठीक है। तो आई का मान कितना निकला, आई का मान निकल जाएगा आपका 1, इसको एल लिख देता हूँ क्या यार बार बार, हाँ 1 प्लस 4a है ना। अब ए का मान कैसे निकालना है, ए का मान कैसे निकालना है बताया तो, कितना परसेंट बोला था यहाँ पर, 50% वियोजन। तो 50% वियोजन का कैसे निकलेगा, देखो तो 50/100 इंटू 0.5 है नहीं। तो ए का मान 0.5, तो आई का मान कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 0.5 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, मतलब सीधी बात 4 इंटू 0.4 मतलब 5 चौक 20 मतलब 2 आ जाएगा, सीधी बात है ना। तो ये जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, मतलब आई का मान कितना आ जाएगा आपका 3। ये वाट ग्राम का क्लियर है, इतने में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तीसरा आप प्रैक्टिस करके कॉपी में लिख कर दिखाएंगे आप लोग, है ना। और यहाँ देखो तो CaNO3 2 70% वियोजित, ठीक है, इसको बनाकर देखें। अब हम लोग चलते हैं संयोजन में, चलो तो संयोजन में चलते हैं, संयोजन है ना। अब मेरे पास एसिटिक अम्ल है, इसका वियोजन हुआ है 90% मान लो जाए, ठीक है। सॉरी वियोजन नहीं पढ़ रहे क्या हम लोग, संयोजन पढ़ रहे हैं। संयोजन कितना परसेंट, 90%। तो ये वियोजन को निकालना आ जाएगा ना, ठीक है। कैसे निकालोगे, A इक्वल टू 90/100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.9 है ना। इसको बाद में निकालना पड़ेगा है ना। तो देखो तो पहले प्रारंभिक सांद्रण ये कितना था, 1 था, ठीक है। और यहाँ पर संयोजन हुआ है, तो मेरे पास 2 CH3 बन गया ना, एक सॉरी 2 जने CH3 के 2 अणु मिलकर एक बने, ठीक है। तो थोड़ा दिक्कत का, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 2 CH3 COOH 2 अणु थे, कितने अणु थे, 2 अणु थे, यहाँ पर 2 अणु लिख देता हूँ। वो जुड़कर कितने अणु होंगे, CH3 COOH एक अणु बन गए, एक मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसको मेंटेनेंस करने के लिए अपने को यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा, क्योंकि 2 जने क्या था, 2 क्या है उसके परमाणु हो गए है ना, ठीक है। अब ये हो गया, ये मतलब बहुलक हो गया, 1 लाख था, सीधी बात यार 1 2, ये 2 जने थे, दोनों जुड़ गए तो कितना बन गया, 1 बन गया, सीधी बात ये 1 बन गया, ये 2 था, ठीक, क्योंकि संयोजन हुआ है। अब बताओ मुझे इसकी संख्या कितनी है, 1 थी पहले, यहाँ पर लिख देते हैं प्रारंभिक सांद्रण 1, ठीक। और ये प्रारंभ में जुड़ा था क्या, ये नहीं जुड़ा था, तो 0, ठीक है। और आपको एक चीज़ पता होगा, एक चीज़ अच्छा से पता होगा आपको कि मैंने संयोजन में क्या बताया था कि अल्फ़ा अपान n ऐसा बताया था, यहाँ पास बताया था ना, ठीक है। मतलब अल्फ़ा अपान n ऐसा बताया था आपको, और यहाँ पर बताया था 1 माइनस ए, ये तो आपको सब जगह ऐसे लिखना है। यहाँ पर बताया था मैं अल्फ़ा अपान n, क्लियर, पीछे जाकर देखिए, ठीक है। तो इस जगह अब ये कहाँ से आया करके अभी मत पूछना, पीछे जाकर देखो, ठीक है। ये तो इस जगह होगा क्या, इसको मत लिखना आप, जिसको मैं बताने के लिख दे, यहाँ पर लिख देना 1 माइनस ए, ये तो आपको समझ आ गया, 1 माइनस ए है ना। और यहाँ क्या लिखोगे, A/2, ठीक, क्योंकि 2 जने में वियोजन हो रहा है ना, सॉरी 2 जने में संयोजन हो रहा है नहीं। तो ये हो गया, अब ये हो गया साम्य अवस्था में, ये हो गया प्रारंभिक अवस्था में 1 और 0, ठीक है। साम्य अवस्था में ये, तो आपको पता है, क्या पता है, I इक्वल टू क्या होता है, साम्य अवस्था पर कुल अणुओं की संख्या बटा प्रारंभिक अवस्था में कुल अणुओं की संख्या, ठीक। साम्य अवस्था में क्या था भाई, ये देखो तो 1 माइनस ए है ना, प्लस A/2, ये था अपान 1 है ना। 1 की लिखने की जरूरत नहीं बताया था मैंने, ठीक है। तो क्या करोगे आप, I इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस A/2, ठीक है।
ये है मेरे पास। तो सीधा पॉइंट में मार रख दो भाई। क्या मार रखते हैं, हमारे पास इन दोनों सबको जोड़ देते हैं, है ना। और तो अभी यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे कर लेते हैं ना, 1 माइनस ए प्लस है बीच में, है ना, ठीक है, दोनों बीच में है, और ए अपन 2 है, तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इसको इधर गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 2 एकम 2 जी माइनस 2a प्लस ए अपन 2, ठीक है, ये ऊपर से गुना नहीं हो गया। हाँ, तो ये 2 माइनस 2a प्लस ए अपन 2 ऐसा कुछ हो गया। और माना जाए हमारे पास ये ऊपर में हो गया ना, ठीक है, नीचे में तो 2 रहेगा ही रहेगा, है ना। तो 2a इधर है और 1a इधर है, तो माइनस 2a है ना, ये प्लस 1a है, तो केवल माइनस 2a प्लस 1a, तो दो में से एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस ए बस बचेगा ना। ए यहाँ से एक प्लस, ऐसे नहीं समझो जी, माइनस ए प्लस ए, ऐसा है, 3 जने हैं, ठीक है, तो ये दोनों ने कट गया, तो माइनस ए बस बचा ना। तो ये बचा आपके पास 2 माइनस ए बस बचा, ए अपान क्या हो जाएगा 2, ये बचा, ठीक है, समझ आ गया आपको। और इसको अब क्या कर दो आप, आई इक्वल टू, मतलब इधर 2 माइनस ए का मान निकालना है। ए का मान मैंने निकाल के दिखाया था आपको, कितना परसेंट बोला था, 90% से हो जाना, ठीक है। तो ए का मान निकल जाएगा आपका 90/100, तो क्या हो जाएगा 0.9, है ना। तो 2 माइनस 0.9 अपान 2, तो आई का मान निकल जाए आपका, इसमें से हम लोग घटाएंगे रे, तो कैसे घटाएंगे, 0.5, ठीक, 0 पॉइंट को कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक, 0.55, ठीक है। तो ये निकल गया आई का मान, क्लियर। तो इस तरह से ये पहला न्यूमेरिकल आपका खत्म हो गया, है ना। ऐसे बीच बीच हम लोग न्यूमेरिकल करते जाएंगे।